बंद कीजिए उसको। चलिए बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसमें उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक आदमी के बारे में कहा जाता है, राज के बारे में कहा जाता है औरा, कि फलना का औरा ठीक है या फलना का औरा खराब हो गया है। जिनका औरा ठीक रहता है उनके व्यक्तित्व से और उनके इस औरा के चलते सब काम ठीक ठाक होता है। तो वर्तमान में नीतीश कुमार जो हमारे हैं 2005 और 2010 के बीच में जो इन्होंने काम किया उस सरकार में हम लोग भी थे। उस समय जो इनको औरा था और औरा का इन्होंने प्रयोग किया तो हर क्षेत्र में 2005 से 10 तक विकास हुआ। हालांकि कि सभ्यक विकास नहीं हुआ लेकिन हुआ। हर क्षेत्र का मतलब इसमें चर्चा आपने अभी किया लॉ एंड ऑर्डर, तो उसमें भी क्योंकि जस्ट बंद कीजिए। प्रेस बंद जस्ट जंगल राज एक से हम लोग निवृत्त हुए थे। तो पीछे लालू जी के राज, लावड़ी जी के राज 2005 से 2000 से 2015, 95 से 2000, ये सारे को जंगल राज कहा जाता है। आज हम भी उस समय थे, सरकार में थे, और आप लोग जानते हैं इस सरकार में रह कर के भी चाहे लालू यादव का मामला हो चाहे नीतीश जी का मामला हो, हम पराया आप लोगों के माध्यम से या व्यक्तिगत संपर्क साध करके या कभी कभी विधानसभा में भी हम बोल दिया करते हैं। तो 2010 और 2015 तक की तो विधानसभा में कम बोलते थे। 2015 के बाद तो काफ़ी हम बोल रहे हैं हर चीज़ के बारे में, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी था। तो मेरा कहने का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब हो गया है कि उसके बारे में क्या कहा जाए। हमारा चौथा स्तंभ पत्रकार होता है और पत्रकार मित्रों को हम लोग समझते हैं कि अगर इनमें पारदर्शिता न रहे और ये अपनी बात को जनता के बीच में न पहुंचाए तो फिर जमहूरियत या डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं वो बच नहीं पाएगी। तो इसलिए इनके भी लोग हत्या कर देता है, इनकी भी हत्या हो जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ हुआ था और एक जगह और हुआ था, तो 3 जगह पत्रकारों की हत्या हुई है यहाँ पर। तो पत्रकारों की हत्या हुई तो इसका मतलब हद हो गया। और उसमें भी कब हुआ ये कि उसके भाई की हत्या हो गई, पत्रकार के भाई की हत्या हो गई। और हत्या होने के उपरांत भाई के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए भाई गवाह बना। ये कितनी मार्मिक बात है, इसको समझने की जरूरत है। और अपने भाई की हत्या के लिए अगर हम गवाह बनते हैं तो निश्चित है कि हम लगा बढ़ा करके न करेंगे। जो वाकई बात है हम डट के कहेंगे, डरेंगे नहीं, भय से नहीं बोलेंगे। जो उचित बात है बोल देंगे ताकि हमारे भाई के हत्यारा को फांसी की सज़ा मिले। तो इस बात को समझ करके उन लोगों ने उन्हीं को गोली मार दिया, यानी हमारे पत्रकार मित्र जो थे उन्हीं को गोली मार दिया क्योंकि उनके भाई की हत्या हुई थी, उसी केस में ही गवाह। तो इससे बहुत बड़ा प्रश्न उठता है लॉ एंड ऑर्डर। वो प्रश्न क्या है? एक तो है कि चौथा स्तंभ नहीं बच रहा है, इसको भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं।
इससे रिलेटेड है कि आज जितना भी यहाँ बिहार में मैसेकर हुआ है या जितना भी शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के केसेज हो रहे हैं वे सब में कन्विक्शन रेट नील है। मैसेकर में जो अपराधी है छूट जा रहे हैं। क्यों? गवाह नहीं मिला, साक्ष्य के अभाव में छूट गया। शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट में जो कन्विक्शन रेट नील हो जाता है, नहीं फंसता, इसलिए कि गवाह नहीं मिला। तो कैसे गवाह मिलेगा? जब पत्रकार ऐसा कंसस लोग अपने भाई का गवाह देने के लिए तैयार है, उसको लोग गोली मार दिया, तब शेड्यूल कास्ट का केस में जिसको रहजानी हुई उसके बेटी के साथ, जिसकी हत्या हुई उसके भाई का, जिसका घर लूट लिया गया, जिसका ज़मीन आज तक लूट के रख लिया गया, और उस केस में कौन गवाह देगा? और गवाह देता है तो यही बात है कि आपका पत्रकार का मामला था, चला आया सामने। हजारों ऐसा केसेस है कि उसकी हत्या हुई और वो केस सामने नहीं आया। हम चार्ज करते हैं इस सरकार पर कि खास करके इनके राज में इस प्रकार की अनेकों बात हो रही है, जिसके चलते आज कन्विक्शन रेट मात्र सुनते हैं 5%, जबकि हिंदुस्तान का कन्विक्शन रेट पर ये 21% या 25% होता है। तो आखिर क्यों? इसीलिए कि गवाह नहीं होने देते हैं लोग, और जब तक गवाह नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, सज़ा नहीं होगी। तो चाहे क्या कहते हैं उसको, मशक्कर को क्या कहते हैं, सामूहिक हत्या हो या अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार नियम के तहत दर्ज मुकदमा हो या अन्य मुकदमा हो, उसके गवाह नहीं मिल पाते हैं, जिनको गवाह को लोग दबा देते हैं, गवाह को लोग मार देते हैं, इसके चलते सज़ा नहीं होती। और सज़ा नहीं होती है तो क्या होगा? संयम है, कोतवाल तो अब डर का है। फिर क्यों लोग डरेगा? अपना सब काम फ्री कर रहा है। इसलिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात कहना ही नहीं चाहिए कि क्या है। सत्ता में जब रहते हैं, सत्ता में जब रहते हैं तो सत्ता की गुण गाते हैं, और सत्ता में रहने के बाद भी पत्रकार सुरक्षा कानून पर आप आवाज नहीं उठाते हैं। आज एक हत्या हो जाता है तो बहुत बोलना शुरू कर देते हैं। इस पर क्या करना? आवाज थोड़ा धीरे बोलिए। पत्रकार का सुरक्षा कानून पर आवाज उठाना चाहिए था। कह रहे हैं कि आवाज जरा धीरे बोल करके हमारी बात सुनिए ना। जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री था तो पत्रकार का पेंशन की बात किसने किया था? आज सभी जिला में आपका प्रेस क्लब जो बन रहा है वो किसने किया था? पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ जा रहा है, यूं ही पड़ा हुआ हर जगह प्रेस ये भी तो है। यही तो गलत चीज है। इसके लिए मांग किया जाए। मांग तो आप न करेंगे कि हम लोग करेंगे? हम तो हर चीज को करते हैं। हम लोग का आवाज कोई उठाने वाला है ही नहीं। अरे हम तो विधानसभा पर है प्रोसीडिंग। विधानसभा में मगही में 17 मिनट में भाषण हम दिया था मगही में। उसमें भी ये सारी बातें थी, हमने उठाई है। चाहे तारी का मामला हो, दारू का मामला हो, बालू का मामला हो, पत्रकार का मामला हो, भूमि बंदोबस्ती का मामला हो, इंदिरा आवास में घुसखोरी का मामला हो। इसको पढ़िएगा, देखिएगा तब ना भाईजान। मांझी जी, इंडिया गठबंधन की 31 तारीख को बैठक हो रही है, आप क्या उम्मीद करते हैं? ये इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा? देखिए, हम क्या गठबंधन करेंगे, हम छोटी चीज़ हैं और हमारे सोचते न सोचने से बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, 42-44 वर्ष के राजनीतिक लाइफ का है अनुभव कि जब एक सूत्र में लोग बंधता है, एक क्या कहते हैं साध्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए, तब कोई बातें आगे बनती हैं। यहाँ तो जितने लोग हैं सब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। ममता जी कहती हैं कि ये नहीं, कांग्रेस नहीं रहेगा, सीपीएम नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रहेंगे। केजरीवाल कुछ कहते हैं कि वो नहीं रहेंगे तो हम न रहेंगे। कहने का मतलब जितने भी आज इस गठबंधन में हैं, उस गठबंधन के सब लोग एक न एक प्रकार के शर्त रखे हुए हैं।
कांग्रेस के साथ भी कुछ यही बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पहले ही अपना स्वार्थ है, इसीलिए हम लोग उसको घमंडिया गठबंधन कर दिया है कि हमारे नेतृत्व ने उसको घमंडिया शब्द किया है। और घमंडिया इसलिए कि साहब वो एक उद्देश्य से उन लोगों का है कि प्रधानमंत्री कौन बने। देश सेवा के लिए, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन के लिए आज G20 की बैठक समूचे हिंदुस्तान में आज हो रही है, उनके स्वागत। अगर एक सब लोग बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन बोल रहा है कौन, इसका जिम्मेवारी किसकी है? तो नरेंद्र मोदी जी की। आज 8 तारीख से 9-10 तारीख तक कल दिल्ली में था, हमको मालूम है कि लॉकडाउन उस दिन रह गए। सभी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुआ। 80 देश के राष्ट्राध्यक्ष लोग आ रहे हैं। एक देश के राष्ट्राध्यक्ष होता है तो अलग बात होती है, 80 देश के लोग आ रहे हैं और उसका सदारत करने का किसको मौका मिल रहा है? हिंदुस्तान को मौका मिल रहा है। आप समझ रहे हैं कि मामूली बात है ये? आखिर जिसके राज्य में, जिसके राज्य को इस तरह का गौरव मिलता है, ठीक है हम कपड़ा कम पहन रहे हैं, पेट हमारी थोड़ा भूखी है, खाली है, रहने में भी हमको दिक्कत हो रही है, हम मानते हैं। लेकिन हमारी लोक लज्जा इस प्रकार से है कि दुनिया के लोग की आंखें लगी हुई है कि आखिर क्या करते हैं वहाँ के लोग। एक हुआ। दूसरी बात, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ हमारा आर्थिक व्यवस्था था? ये हम जब एनडीए में नहीं थे उस समय भी बोलते थे कि नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई होनी चाहिए। हर बात में क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं हम लोग कि आज आर्थिक व्यवस्था जो हमारा 11वां 12वां 15वां पोजीशन पर था 2014 के पहले, आज 2019 के बीच में वो 5वां पोजीशन में आ गया है। आज भी हम 5वां पोजीशन के आसपास में हैं, लेकिन ये हमारा पोजीशन होने जा रहा है 3रा। मतलब विश्व के 3 अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान शामिल होने जा रहा है। ये कोई मामूली बात है क्या? अगर ये बात ठीक है और होने वाला है तो हम समझते हैं कि इसको लाने वाला शख्स कोई भी हो तो उसका नेतृत्व स्वर्ण युग है। तीसरी चीज़, अभी चंद्रयान 3 को आपने देखा, आज पहुंचा चंद्रमा पर और मात्र 7,000 करोड़ या समथिंग में गया, सबसे कम खर्चा में गया। जो इस प्रकार का चंद्रयान चाहे कोई भी अपोलो गया है, इसका 15-20 गुना खर्चा में गया है और ये मात्र 7,000 करोड़ में चला गया। और आज जैसा कि सोमनाथ जी बोल रहे हैं कि अब एकदम स्पष्ट हमारे सामने बात आ गई है कि मैं मंगल और शुक्र पर भी जा करके रहूँगा, वो भी मैं करूँगा। तो क्या कहने का मतलब, ये वैज्ञानिक तो करते ही हैं, उनको तो प्रशंसा है ही है, उनको तो बधाई देना ही चाहिए, लेकिन देश का नेतृत्व का भी इसमें हाथ होता है। तो इसलिए जब ये 3-4 क्राइटेरिया पर हम देखते हैं, देहात में कहावत है मेरे भाइयों कि घर में आप मत खाइए, लेकिन अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको खिला के चलाइए ताकि लोग कहें कि नहीं ठीक है। तो आज हमारी स्थिति है, मैं मानता हूँ कि गरीबी है, लोग कहता है चिल्लाता है, फटेहाली है, अशिक्षा है, इसमें मैं नहीं मानता कि पूर्ण हो गया। लेकिन ये भी बात है कि दुनिया के लोग यही कहता है कि भाई हिंदुस्तान जगत गुरु होने की स्थिति में आ गया। तो इसके लिए तो प्रशंसा का पात्र है। मानी जी कितने लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 24 को? हम पार्टी के? देखिए, ये प्रश्न जो है, हम भाई डेमोक्रेटिक आधार पर चलने वाले में से लोग हैं शुरू से। ये बात छोटी कहीं होगी, हमारे मुंह से जो बात होगी उसको आप कहिएगा कि छोटी बात बोल रहे हैं, लेकिन 44 वर्ष के राजनीति में हम पार्लियामेंट के असेंबली के टिकट जो 1977 और 1980 में मांगा था। 1977 में पार्लियामेंट के टिकट मांगा था, ये जान करके हम लड़ेंगे तो न मिलेगा पार्लियामेंट की असेंबली, तो 80 में मिलेगा ना। अब हुआ वही, 1980 में हमको मिला। और 1980 के बाद आज तक मैं ये कहूँ कि न मैंने टिकट मांगा, न हम मंत्री पद मांगा, न मंत्रालय मांगा, और मुख्यमंत्री की बात ही तो हम तो कल्पना भी नहीं करते थे, लेकिन सब मिला हमको। तो आज जो आप पूछ रहे हैं, आज नीतीश कुमार जी अपना
इसलिए हम कहते हैं कि उनके दिल में इतनी खोटई थी कि वो चाहते हैं कि जीतन मांझी का आधार बढ़ रहा है। वो देख चुके थे मगध प्रमंडल का जो हमारा गरीब यात्रा था, देख चुके थे हमारा मुंगेर प्रमंडल का यात्रा, लाखों का नहीं लेकिन हजारों हजार लोग रात दिन 9 बजे रात तक के लोग जुट रहे थे। तो उनको बताया गया कि अरे भाई मिलाइए उसको, नहीं तो अलगे रहेगा ना तो कुछ कर देगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जीतन मांझी आप मेरे पार्टी में मिल जाओ, हम तुमको बहुत सी बात कर लेंगे, बड़ी सुविधा देंगे, हम सब बात स्पष्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन हम कहा कि हम नहीं जाएंगे। और जानते हैं हमारे बेटा को 2 पोर्टफोलियो मिला हुआ था, माइनर इरिगेशन एंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स विभाग, तो एक विभाग पहले काट दिए। मैंने वार्निंग दी है कि अगर तुम न करोगे ना तो एक विभाग काट दिया, फिर हम देख लेंगे। तो फिर हमको ऐसा कहेंगे, 5 विधायक थे, कहें कि आप मिल जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। हम कहा कि बाहर ही जाना कबूल है मुख्यमंत्री, आपके साथ मिलेंगे नहीं। और हम बाहर चले गए, नहीं मिले हम। और हम पर तोहमत क्या लगा कि भाजपा के लिए हम खुफियागिरी करते थे। तो अगर भाजपा के साथ खुफियागिरी हम करते तो उनके साथ रह कर क्या और बढ़िया से लोग खुफियागिरी करते हैं हम। अगर उनके साथ चले जाते तो ज़्यादा खुफियागिरी करते। अगर खुफियागिरी करना होता तो हम नहीं गए, इसका मतलब है खुफियागिरी नहीं था। लेकिन ये जरूर है कि जो अभी पहले कहा आपको, जब हम महागठबंधन में थे तब भी कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी की वैदेशिक नीति और नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक नीति को समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। तो हम पर होगा पर विरोध लोग करते थे, और यही बात थी जिससे जिससे लोग कहते थे कि जीतन मांझी खुफियागिरी करता है। तो पता नहीं उन लोगों को पता होगा कि जीतन मांझी भाई रियलिस्टिक आदमी है। हम आज इधर से बाहर हुए, कल वहाँ से हमको आ गया कि आप आइए जरा बात करना चाहते हैं। हमने कहा मतलब, और गए तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन फिर लोग पूछने लगे हमसे कितना सीट तय हुआ। हम कहा कि 1 सीट तय नहीं हुआ, सिर्फ प्रतिष्ठा। हमने कहा कि बस प्रतिष्ठा हमको चाहिए। नीतीश कुमार के यहाँ हम जाते थे तो अगर बात करते थे, एक से चीफ मिनिस्टर थे, उनसे एज में ज़्यादा, उनसे क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं, वो भी डिग्री तो हम भी डिग्री। वो हम 80 में विधायक हुए, वो 85 में विधायक हुए। तो उनको तो कम से कम समकक्ष हमको बुला के बात करना चाहिए था। तो बोलते थे, कहते थे कि नहीं नहीं तो विजय चौधरी जी के यहाँ से जरा बात कर। इतना बेइज्जत करते थे, हमारा आदमी बेइज्जत करके भी जाता था। फिर कभी कल जब वहाँ जाते थे कि भाई हम विजय चौधरी जी से बात नहीं करेंगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो आइए ना आइए ना। अब जब उनके यहाँ जाते थे तो देखते थे विजय चौधरी बैठे हुए हैं वहीं। और यहाँ क्या हुआ, जब एनडीए में आए तो 18 को जून को जो बैठक हुई थी एनडीए की, देखे 5 आदमी को मिला या रिसीव करना है प्रधानमंत्री को। सबसे पहले नड्डा साहब, सेकंड में जीतन मांझी, थर्ड में वो वहाँ वाले शिंदे महाराष्ट्र वाला, और फोर्थ में स्वामी जी, और फिफ्थ में वो वाला आसाम वाला। 5 चीफ मिनिस्टर और हम लोग साथ में। ये तो शायद कभी नहीं हुए कि यहाँ गवर्नमेंट। बैठने की बात आई तो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, शिंदे जी बैठे हुए हैं, और फिर शाह जी बैठे हुए हैं, शिंदे जी बैठे हुए हैं, उसके बाद जीतन मांझी बैठा है। इस तरह से मिला। फिर जब खाने की बात आई तो टेबल नंबर 1 पर प्रधानमंत्री हैं, श्रीमती क्या कहते हैं, हाँ शिंदे हैं, जीतन मांझी हैं, और सुप्रिया पटेल थी, और उसके बाद स्वामी जी थे। तो देखिए यही इज्जत चाहिए, यही इज्जत मिल रहा है। किसी टिकट की क्या बात है, टिकट अनेकों हो सकता है, न भी मिलेगा तो यही कुछ कम है क्या। और उसमें भी देखा होगा कि वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा थी, पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, तो हम बैठे, पटेल थे, पटेल के बाद और हम थे, और मुख्य प्रधानमंत्री ये थे। जब माल्यार्पण करके चले आए तो वो तो पटेल साहब को भी कहते थे, पटेल जी जाकर के माल्यार्पण कर लीजिए। तो पटेल को ना कह के हम ही को बोले मांझी जी जाकर के पुष्पांजलि कर लीजिए। तो ये प्रतिष्ठा है जी।
फिर उसके बाद चलने लगे तो मुखातिब हुए उस सब सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर, तो उठे तो हम भी खड़ा हो गए। उधर से आने लगे तो पीठ पर हाथ धर के कहते मान लीजिए सब ठीक नहीं है, ब्याह बेलम ठीक है। यही प्रतिष्ठान है, हम यही प्रतिष्ठान करते हैं। और टिकट तो जनता का है, अब फिर आप लोग भी गड़बड़ शराब न कीजिएगा तो बड़ी चीज़ है। मांझी जी, आप अनुभवी नेता हैं। एक तरफ श्रवण कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के मटेरियल जो है नीतीश कुमार है, इंडिया को इनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महत्वाकांक्षी नहीं हैं, हमको किसी तरह का इस तरह का नहीं है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए। क्या लगता है, क्या लगता है कंट्राडिक्शन क्या है? कबीर दास की उल्टी वाणी बरसे कमल भींजे पानी। बताइए कि कमल बरसे अब भींजेगा पानी है संभव? तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार कहते हैं हम महत्वाकांक्षी नहीं है। पॉलिटिक्स की बात सदा निगेटिव अफर्मेटिव होती है, और एक तबके की बात जो है ना वो पॉजिटिव नहीं होती है, वो निगेटिव हो जाती है। तो उसी ये न में हाँ है ये। और जहाँ तक श्रवण कुमार की बात है तो श्रवण कुमार कह रहे हैं तो समझिए कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन हम भी उनके साथ थे भाई, साथ रहेंगे तो हम भी तो डपटी बचावेंगे ना। इच्छा है वो प्रधानमंत्री बनने की, इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है, इच्छा न रहती तो फिर इतना आगे पीछे क्यों कर रहे हैं? अब तो सोच रहे हैं कि बिहार में दाल ना गलने वाला है, इसलिए अब शायद वहाँ पर कोई मौका मिल जाए। संयोजक के बारे में चर्चा हो रहा है, संयोजक उनके बनने से मजबूत होगा एनडीए का। तो बेंगलुरु में तो उनको साफ रास्ता बता दिया गया कि कौन, इसलिए चले आए थे। अब देखिए मुंबई में देखिए क्या होता है। चलिए। ठीक,